हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिबरे ड्रामे के एपिसोड 5 को। चलो फिर एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम का और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि शायद डेट पे आए हुए थे। उसका बॉयफ्रेंड का को इग्नोर करके अपने फोन पर ही बात कर रहा था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। फिर फोन रखने के बाद का उससे कहती है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और फिर काम को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। का उसे समझाती है, कभी कभी हमारे काम में चेंजेस करने से वो काम और अच्छा बन जाता है। तब वहाँ पर काके एक फैन आ जाती है और वो का से पूछती है, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकती हूँ। का का बॉयफ्रेंड उसको मना कर देता है और कहता है, नहीं हम अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद आना। फिर का मान जाती है और कहती है ठीक है। फिर वो दोनों सेल्फी लेते हैं। फिर वो लड़की जाने के बाद का बॉयफ्रेंड उससे कहता है, यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अपने कलम से सोसाइटी में चेंज लाना चाहता हूँ, इसलिए दिन रात मैं बहुत मेहनत करता हूँ। पर मेरी मेहनत का होता क्या है, 200-400 व्यूज मिलते हैं। पर तुम्हारा तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे काम में मेहनत कम है और पैसे ज्यादा। तुम बस मेकअप करती हो, उसके बाद सेल्फी लेती हो और उस सेल्फी को थोड़ा एडिट करके सोशल मीडिया पे डाल देती हो। उसके बाद तुम्हें 3-4 हजार लाइक मिलते हैं और व्यूज आ जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता ये सोसाइटी बहुत ही गलत तरीके से बदल रही है। यस व्यूअर्स, मुझे इसका पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जो मेहनत करता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो दिखावा करता है ना उसकी वैल्यू आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। का उससे कहती है, मैं हूँ ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम एक व्लॉग चैनल क्यों नहीं खोलते। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, रहने दो, चलो खाना खाते हैं। फिर दूसरे दिन बुक स्टोर में ईसा, का और रायन फियोना के सरप्राइज पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रहे थे। का ईसा को चिढ़ाते हुए कहती है, रायन बहुत ही ज्यादा बदल गया है, शायद तुम दोनों में कुछ तो चल रहा है। बता क्या चल रहा है। ईसा कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, वैसे तुम बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। का बात को टाल देती है। ईसा उससे कहती है, मुझे पता चल गया है, ये बुक स्टोर तुम्हारे डैड का है। का उसको सॉरी कहती है झूठ बोलने के लिए। ईसा भी उसको थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी उन दोनों के पास रायन आता है और उनको बताता है कि फियोना बुक स्टोर में आ रही है। तो वो सभी लोग छुप जाते हैं और फियोना बुक स्टोर में आते ही सरप्राइज कह के उसके पास जाते हैं। तभी वहाँ पर फियोना का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसका की नाम जॉनथन था, और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। फियोना भी उसको हाँ कहती है और वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो सब लोग बातें कर रहे थे और ईसा एक साइड में खड़ी होकर फियोना को देखकर रोने लगती है। रायनो से रोने का रीजन पूछता है। ईसा कहती है, हम तीनों बचपन के फ्रेंड हैं। मुझे लगता था कि फियोना अपने करियर को पहली प्रायोरिटी देगी और हम तीनों में सबसे लेट शादी करेगी। रायन उसे पूछता है, पर फियोना का बॉयफ्रेंड करता क्या है। ईसा उसे बताती है कि उसका स्टार्टअप है जिसके की कई ब्रांचेस है। तभी उन दोनों के पास फियोना का बॉयफ्रेंड आकर उनको थैंक यू कहता है और रायन से पूछता है, तुम क्या काम करते हो। रायन हिचकते हुए कहता है, मैं यही पासी के शॉप में सुशी बनाता हूँ। फियोना का बॉयफ्रेंड हंसता है और कहता है, ठीक है, मैं कभी न कभी तुम्हारे शॉप में जरूर आऊंगा। रायन को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। ईसा उसे रोकती है और कहती है, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। रायन कहता है, नहीं तुम एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। ईसा को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर हम सुबह रायन को देखते हैं, जो कि अपनी शॉप में काम कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड वहाँ से जाने लगता है। रायन उससे पूछता है, जो पैकेट एक्सपायर होने वाले थे उसे फेंक दिया। उसका फ्रेंड कहता है, कुछ दिन पहले ही इंस्पेक्शन हुआ था, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रायन कहता है, पहले हमें कस्टमर की हेल्थ इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात, हमें एक प्रोफेशनल सुशी शेफ होने के नाते हमें हमारा काम परफेक्टली करना चाहिए। उसका फ्रेंड उस पर हंसता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, हमारा काम बस चावल को मशीन में डालना होता है, तो मशीन हुई ना प्रोफेशनल। और उसको जोकर बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम फियोना और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि घर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर जॉनथन अपने फोन पर ही लगा हुआ था। फियोना उससे पूछती है, मैंने अभी क्या कहा। जॉनथन कहता है, हम अभी घर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फियोना उसे अपने सपने के बारे में बताती है। वो कहती है, मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे जैसे करियर वुमन एक अच्छी मॉम भी बन सकती है। फिर ईसा एक दिन स्टूडियो में आती है और युकाचुंग की माफी मांगती है। युकाचुंग कहता है, ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए भूल जाओ। जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो उनके और हमारे सोच में टकराव होना आम बात है। फिर ईसा उसे पप्पी के बारे में पूछती है। युकाचुंग उसे बताता है, मैंने उसे घर पे रख दिया, और युकाचुंग ने अपने पप्पी का नाम आत्मा रखा था। ईसा कहती है, ये कैसा नाम है। युकाचुंग कहता है, शोफेनहार द पेसिमिस्ट फिलोसोफर।
उनके पपी का भी यही नाम था, आत्मा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी। ईसा कहती है, आत्मा नाम जितना अकेला है उतना ही प्यारा है। युकाचुंग कहता है, अगर हम हमारे सोच और इमोशनल पर ज्यादा डिपेंडेंट रहे तो जिंदगी हमें कभी भी इंडिपेंडेंट बनने का मौका नहीं देगी। अकेले रहने पर ही पता चल सकता है कि हम कहाँ है और हम में कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। इंसान खुद को तभी जान सकता है जब वो बिना किसी मजबूरी के अकेले रहना सीखे। ईसा कहती है, जब मैं जापान में थी तब मैं बिल्कुल अकेले थी, पर उस अकेलेपन ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में खुशी कितनी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर मैंने वहाँ पर खुद से वादा किया कि मैं मेरे लाइफ के हर एक मोमेंट्स में एक अलग खुशी ढूंढूंगी। युकाचुंग ईसा से कहता है, चलो फिर आप अपनी प्रैक्टिस को शुरू करो। अब से ईसा सभी काम प्लानिंग से करने लगी थी। फिर एक दिन फियोना का और ईसा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ईसा अपने ट्रेनिंग पर अब पूरा फोकस करने लगी थी और ईसा भी समझ गई थी कि युकाचुंग दिल से उसकी हेल्प करना चाहता है। फिर एक दिन रायन एक फूड शॉप पे जाता है काम मांगने। उस शॉप का ओनर उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर ही क्यों काम करना है? रायन कहता है, मुझे यहाँ पर बहुत ही कुछ सीखने मिलेगा। उस शॉप का ओनर कहता है, पर यहाँ पर सैलरी सुपरमार्केट से भी ज्यादा कम है। रायन कहता है, ठीक है, पर मुझे कुकिंग करनी है। फिर हम ईसा के पापा को और उनके फ्रेंड को देखते हैं। ईसा के पापा बीमार पड़ गए थे। उनका फ्रेंड कहता है, फरवरी का महीना आते ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगती है और उनको सलाह देते हैं कि तुम पीना छोड़ दो। ईसा के पापा कहते हैं, तुमने तो मुझे पीने की आदत लगाई थी। उनका फ्रेंड कहता है, पर मैं डेली एक्सरसाइज भी करता हूँ और वीक में एक ही बार पीता हूँ। फिर उन दोनों में ऐसी बातें चलती रहती है। फिर हमें 28 फेब को दिखाया जाता है। 28 फेब की रात को ईसा टाइम ट्रेवल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पाक शाय उसके हाथ में कैमरा देता है और फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। युकाचुंग उससे कहता है, फ्यूचर में तुम जो भी कदम उठाओगी उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ मकसद होगा तुम्हारी मौत को रोकने का। पहले तुम्हें टाइम ट्रेवल की वजह ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हें ही ये एबिलिटी क्यों मिली, क्यों तुम उस जगह उस वक्त टाइम ट्रेवल करने गई। दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। अभी 10 मिनट बाकी है। 24 घंटे बाद हम यहाँ पर ही मिलते हैं। फिर हम एक बाथ हाउस को देखते हैं जो कि सिर्फ आदमियों का था, जहाँ पर कुछ आदमी नहा रहे थे। घड़ी में करीब 12 बजते ही ईसा टेलीपोर्ट होकर एक बाथ हाउस में आ जाती है। मतलब वो फ्यूचर में आ चुकी थी और वहाँ पर सभी चीजों की रिकॉर्डिंग करने लगती है। वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो ईसा को देखकर चिल्लाते हैं और ईसा को भी जब एहसास होता है कि वो कहाँ है तो वो भी उनको देखकर चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें वहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसे हमने एपिसोड 1 के लास्ट में देखा था। चलो थोड़ा जाते हैं पास्ट में। ईसा ने जब फर्स्ट टाइम टाइम ट्रेवल किया था तो वो बेहोश हो गई थी और रायन ने उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया था। फिर एक दिन ईसा उस हॉस्पिटल से भाग जाने का डिसाइड करती है और वो जब हॉस्पिटल से भाग रही होती है तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है जो कि यही आदमी था जिसे कि आई थिंक मैंने एपिसोड 2 के शुरू में बताया था। चलो आप आते हैं प्रेजेंट में। हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। वो आदमी बाथ हाउस के ओनर से पूछता है, ये लड़की कौन थी? बाथ हाउस का ओनर बात को टाल देता है और कहता है, आजकल सड़क पर बहुत ज्यादा पागल घूमते हैं, पता नहीं कोई तो होगी। ईसा बाथ हाउस के बाहर आकर एक ट्रक में छुप जाती है क्योंकि बाथ हाउस के कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। उस बाथ हाउस का ओनर उस आदमी को एक डॉल देता है उसके बेटे के लिए और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस आदमी के बेटे को कुछ तो बीमारी है जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। फिर वो आदमी उस डॉल को लेकर अपने ट्रक में आता है। जिस ट्रक में ईसा छुपी हुई थी वो ट्रक उस आदमी का था। ईसा उस आदमी को आवाज लगाती है पर उस आदमी को कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि उस आदमी ने बहुत ही जोरों से गाना लगाया था। फिर ईसा अपना फोन निकाल कर देखती है तो उसमें नेटवर्क भी नहीं होता। फिर वो उस ट्रक में ही सो जाती है। फिर सुबह जाकर वो ट्रक एक जगह पे रुकता है। फिर वो आदमी जब ट्रक के पीछे का डोर ओपन करता है तो वो ईसा को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? ईसा उसके आवाज से उठ जाती है। तभी वहाँ पर और एक आदमी आता है और कहता है, ये लड़की कौन है? ईसा उन दोनों को देखकर डर जाती है और उस ट्रक से जंप करके भागने लगती है और भागते टाइम वो उस आदमी के ट्रक में उस डॉल को देखती है। फिर ईसा युकाचुंग ने बताई हुई चीजों को नोट करने लगती है। युकाचुंग ने उसे टाइम, डेट और प्लेस चेक करने के लिए कहा था कि वो 29 फेब है क्या, मतलब लिब डे। फिर ईसा एक स्टोर में जाती है और वहाँ के सभी चीजों को अपने कैमरा में कैप्चर करने लगती है। वो वहाँ से एक न्यूज़पेपर लेती है और उस न्यूज़पेपर की डेट और ईयर अपने कैमरा में रिकॉर्ड करती है। उस स्टोर में जो आदमी काम कर रहा था वो उससे पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग? मतलब आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर वो उसे स्टोर में रिकॉर्डिंग करने से मना कर देता है। ईसा उस आदमी का फेस रिकॉर्ड करती है और वहाँ से भाग जाती है।
वो आदमी भी लाइक पागल पागल थी क्या। फिर ईसा युकाचुंग की बातों को याद करती है। युकाचुंग ने उसे कहा था कि तुम चेक करना तुम्हारा पास्ट वर्जन वहाँ पर है क्या नहीं, और अगर होगा तो शायद ये साइकिलिंग स्पेस टाइम का केस है। तुम वहाँ पर जो भी करोगी तो उससे शायद तुम्हारा थोड़ा फ्यूचर वहाँ पर बदल सकता है। फिर ईसा एक होटल में जाती है। अब कहानी आती है थोड़ी फ्लैशबैक में। जब ईसा ने फर्स्ट टाइम टाइम ट्रेवल किया था तब युकाचुंग ने उसे एक होटल में रुकाया था। ईसा उसी होटल में आकर रिकॉर्डिंग करने लगती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि युकाचुंग और ईसा का क्या कनेक्शन है तो ये ड्रामा आपको एपिसोड 1 से ही देखना पड़ेगा। और वो वहाँ पर खुद के एक पास्ट वर्जन को दिखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि युकाचुंग ने उसे और एक बात बताई थी कि फ्यूचर में वीजा और पासपोर्ट के बिना होटल में बुकिंग मिलना मुश्किल है, और उसने ईसा को इंटरनेट कैफे में जाकर रुकने के लिए कहा था। फिर ईसा एक इंटरनेट कैफे में आती है जहाँ पर वो कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है और वो उस सभी इन्फॉर्मेशन को अपने कैमरा में कैप्चर करती है। तभी उसको याद आता है कि फियोना ने उससे कहा था कि तुम जब भी फ्यूचर में जाओगी तब देखना मेरा बेबी बेटा है या बेटी। फिर ईसा फियोना के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और वो वहाँ पर फियोना के बेटे और उसके हस्बैंड की फोटो देखती है। तभी उसे वहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि डिलीवरी के दौरान ही फियोना की मौत हो गई। तो ईसा तुरंत कैफे के फोन से फियोना को कॉल करती है। तो वो कॉल जोनाथन उठाता है। ईसा जोनाथन को फियोना को फोन देने के लिए कहती है। जोनाथन कहता है प्लीज मजाक मत करो, मुझे पता है हम दोनों से बहुत ज्यादा मिस करते हैं। कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि मैंने उसका डिसीजन क्यों माना। ईसा उससे पूछती है कैसा डिसीजन। जोनाथन उसे बताता है शी डिसाइड टू सेव हर बेबी। मुझे लगा था कि उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो खुद को बचा लेगी। ईसा बहुत ज्यादा रोती है और उसे पूछती है मुझे डिटेल में बताओ ना क्या हुआ। जोनाथन कहता है क्या तुम सच में नहीं जानती कि फियोना को सर्वाइकल कैंसर था। ईसा रोते हुए उससे पूछती है तो क्या वो 2018 में मर गई। जोनाथन रोते हुए कहता है ईसा तुम क्या फ्यूचर में हो, अगर तुम सच में टाइम ट्रेवल कर सकती हो तो प्लीज मेरा एक काम करना, फियोना को कहना कि वो हमें छोड़कर ना जाए। और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। ईसा उससे पूछती है अगर तुम्हें चूज करना पड़े तो क्या तुम सब कुछ छोड़ के फियोना को चूज करोगे। जोनाथन हाँ कहता है। फिर ईसा फोन को रख देती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोते हैं। फिर वो इंटरनेट कैफे के एक रूम में फियोना के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ के टीवी में एक्सीडेंट की न्यूज चलने लगती है। ईसा जब उठकर उस न्यूज को देखती है तो वो न्यूज ईसा के ही बारे में थी, पर वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है, इसलिए उस न्यूज पर इतना ध्यान नहीं देती। उस न्यूज में बताते हैं कि इस रोड एक्सीडेंट में एक विदेशी लड़की की मौत हो गई और 3 लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए हैं। वो 3 लोग कौन हैं ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। ईसा उस न्यूज में एक ट्रक और एक डॉल को देखती है। तभी ईसा को याद आता है कि थोड़ी देर पहले मैं जिस ट्रक में बैठी थी ये तो वही ट्रक था। आप सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि वो आदमी ईसा को मारना क्यों चाहता है। अभी फिलहाल मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, तो आई थिंक हमें इसका जवाब लास्ट में ही पता चलेगा। तभी ईसा का टाइम ट्रेवल खत्म हो जाता है और वो करीब 12 बजे युकाचुंग के क्लब में वापस आ जाती है जहाँ से उसने टाइम ट्रेवल शुरू किया था। सेम वो उसी जगह पर वापस आ जाती है। मतलब 1 मार्च शुरू हो गया था और लिप डे खत्म। पाकशाई उससे पूछता है क्या हुआ, तुमने टाइम ट्रेवल किया। ईसा उसके हाथ में कैमरा देकर कहती है थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो कैमरा को देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ था, मतलब सारी फुटेज डिलीट हो गई थी। वो सब कहते हैं क्या बकवास है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर युकाचुंग उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देख रहा था। फिर हम रायन को देखते हैं जो कि ईसा के लिए गिफ्ट लेकर एक जगह पर बैठा हुआ था। ईसा जब स्टूडियो से वहाँ पर आती है तो रायन उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। ईसा उसके पास आकर उसे हग करती है। रायन उससे पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। फिर वो दोनों अपनी फेवरेट जगह पर जाते हैं, मतलब रायन की बिल्डिंग के सीढ़ियों पर जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। ईसा उसे फियोना के बारे में सब कुछ बताती है और वो बहुत ही ज्यादा रोती है। रायन उससे कहता है तुम यही रुको, मैं घर से टिश्यू लेकर आता हूँ। ईसा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ। रायन कहता है फिलहाल फियोना के पास 6 मंथ है तो तुम्हें उसको जाकर सब कुछ सच बताना चाहिए। ईसा कहती है नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही और वैसे भी वो मुझ पे यकीन नहीं करेगी। रायन उससे कहता है एक्चुअली मुझे भी तुम पे पहले यकीन नहीं था, पर मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम टाइम ट्रैवल की बातों को लेकर आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहती हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम सच बोल रही हो। फिर कहता है मैं उस क्लब के मेंबर से बहुत ज्यादा अलग हूँ, भले ही मैं उन जैसा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि तुम अपने फ्रेंड से ऐसा मजाक तो नहीं करोगी जिससे उनको हर्ट होगा,
और तुम्हारे पास टाइम ट्रेवल करने की जो एबिलिटी है वो शायद ऊपर वाले ने दिया हुआ एक तोहफा है जिससे तुम अपने ही लोगों की जान बचा सकती हो। और वैसे भी तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो आई थिंक वो तुम्हारी बातों को जरूर सुनेगी। एटलीस्ट उसे चेकअप तो करने के लिए कहो, फिर जाकर वो शायद तुम्हारी बातों पे भरोसा करे। फिर ईसा उसकी बातों को समझती है। फिर रायन ईसा को घर जाने के लिए कहता है। फिर जब ईसा वहाँ से जाने लगती है तो रायन पीछे से उसको आवाज लगाता है और कहता है जब भी जरूरत पड़े तो कॉल करना। और फिर ईसा वहाँ से चली जाती है। रायन अपने गिफ्ट को देखता है जो कि उसने ईसा के लिए खरीदा था, पर बेचारा उसको दे नहीं पाया। फिर हम युकाचुंग के क्लब को देखते हैं जहाँ पर सब ईसा के बारे में ही बात कर रहे थे। ट्रिप कहती है मुझे तो वो लड़की बहुत ज्यादा पागल लगती है, शायद उसको अपनी दिमागी हालत नहीं पता। तभी पाक शाय वहाँ पर आकर कहता है ये केक कौन लाया? वो सब कहते हैं नहीं हमने तो नहीं लाया। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि शायद ये केक युकाचुंग लाया होगा ईसा के लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। फिर हम युकाचुंग को देखते हैं जो कि उस कैमरा को चेक कर रहा था। फिर सुबह ईसा फियोना को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। जब फियोना वहाँ पर आती है तो वो ईसा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई थी। ईसा उसको थैंक यू बोलती है। फियोना उससे पूछती है क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा उदास लग रही हो? वैसे कल रात कहाँ गई थी? ईसा कहती है जहाँ पर पहले गई थी। ईसा बस फियोना को ही देके जा रही थी। फिर फियोना ईसा को अपने बेबी के रूम के लिए कलरिंग दिखाती है। ईसा उसको खुश देखकर इमोशनल हो जाती है और अपने आंसू को छुपाते हुए कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं कल टाइम ट्रेवल करके होकाइडो 2020 में चली गई थी और मैंने वहाँ पर जाकर जब तुम्हारे बारे में इंटरनेट पे सर्च किया तब मुझे पता चला कि तुम मर चुकी हो। फियोना हंसकर कहती है अरे क्या तुम भी? शायद तुमने सपना देखा होगा, मैं काजी सी थोड़ी ही हूँ बात का बतंगड़ बना दूं। ईसा कहती है पता था कि तुम यही कहोगी और बहुत जोरों से रोने लगती है। फियोना कहती है ओके पर मुझे बताओ मेरी मौत कैसे हुई? ईसा उसे बताती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। फिर फियोना उसको अपने बेबी के बारे में पूछती है। ईसा कहती है बेबी तो बिल्कुल ठीक था। फिर ईसा फियोना को बॉडी चेकअप करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर रात को ही ईसा और फियोना जाकर फियोना के बॉडी का चेकअप करवाते हैं और उसमें कंफर्म हो जाता है कि फियोना को सर्वाइकल कैंसर है। हॉस्पिटल से घर जाते टाइम फियोना ईसा से पूछती है क्या मैंने बेबी को चुना था? ईसा कहती है हाँ, पर तुम्हारे जाने के बाद जॉनथन एकदम से टूट गया था। फियोना उससे पूछती है क्या ये सब उसने कहा? ईसा कहती है फ्यूचर में मैंने उससे बात की थी, उसने कहा कि शायद तुम ये डिसीजन ना लेती, अगर उसको दोबारा मौका मिलेगा तो वो तुम्हें चुनेगा। फियोना चिढ़कर कहती है तो क्या मैं मेरी बेबी को मार दूं? फिर वो ईसा से कहती है मुझे अकेला छोड़ दो और वहाँ से जाने लगती है। और घर जाते टाइम फियोना डॉक्टर ने ही बताए हुए बातों को सोच रही थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि सर्वाइकल कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं और अभी वो पहले स्टेज में थी। डॉक्टर ने उसको 2 ऑप्शन दिए थे। पहले ऑप्शन में उसका बेबी तो बच सकता था पर उसकी जान को खतरा था, आई थिंक वो नहीं रहती और कैंसर फैलने का भी रिस्क था। और दूसरे ऑप्शन में वो तो बच सकती थी पर उसका बेबी नहीं रहता और वो फिर से कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। और ये सब सोचकर फियोना बहुत ज्यादा उदास थी। फिर ईसा रात को ही युकाचुंग के क्लब में आती है अपना सामान लेने के लिए। ईसा को देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पाकशाय कहता है इट इज ओके, हम तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, पर बुरा तो लगता है ना, 1 साल की मेहनत बेकार गई। ईसा कहती है मुझे जाना होगा, मैं बस अपना सामान लेने के लिए आई थी और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी युकाचुंग उसके सामने आकर कहता है तुमने टाइम ट्रेवल किया था ना? ईसा कहती है प्लीज मुझे जाने दो ना, मुझे नहीं बात करनी इस सब के बारे में। युकाचुंग कहता है क्या हुआ, हम सब उसको बदल देंगे। ईसा कहती है क्या बदलोगे? आज मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड की मौत देखी है। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। युकाचुंग कहता है ठीक है, जाना है ना तो चली जाओ, जिंदगी भर तो तुम यही करती हो, हमेशा तुम पे कोई भी मुसीबत आए ना तो तुम भागती ही रहती हो, तो अभी क्या फर्क पड़ेगा, तो जाओ। ईसा कहती है मुझे नहीं जानना कोई फ्यूचर। युकाचुंग कहता है तो मैंने कहा फोर्स किया है, जाओ जाना है तो जाओ, पर मेरे एक बात ध्यान से सुनना, अगर तुमने अभी हार मानी तो तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होगा ना तुम उसके लिए पछताओगी और अपनी किस्मत को कोसोगी। अगर तुम्हें अपने फ्रेंड्स और तुम्हारी जान की परवाह है तो रुक जाओ। फिर हम फियोना को देखते हैं जिसको कि जॉनथन लेने के लिए आया था। वो उससे कहता है मुझे ईसा ने सब कुछ बता दिया, हमने शादी का डिसीजन क्यों लिया था। जिस वक्त तुमने मुझे शादी के लिए हाँ कहा था तब हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, पर तुमने तो सब कुछ अकेले ही डिसाइड कर लिया, तुम सब कुछ अकेले ही सहना चाहती हो, शादी का ये मतलब होता है क्या फियोना? फियोना कहती है पर मुझे ये बेबी चाहिए। जॉनथन कहता है हम इस बेबी को इस दुनिया में क्यों लाना चाहते थे, इसीलिए ना कि हम उसको दुनिया की सारी खुशियाँ दे सके, पर उसके लिए मैं तुम्हें नहीं खो सकता। जब ईसा ने मुझे बताया कि तुम जाने वाली हो तब मुझे भी उसके बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ईसा ने मुझे बताया कि 2 साल बाद मैंने उससे फोन पे बात की और मैंने उससे जो बात की, जब उसने मुझे इस सब के बारे में बताया तो मुझे उस पर यकीन हुआ। और हाँ फियोना, और अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका
तो मैं जिंदगी भर अफसोस करता रहूंगा, खुद को कोसता रहूंगा। और उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों भी बहुत ज्यादा रोते हैं और शायद फियोना उसकी बातों को समझ जाती है। इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ ही एंड हो जाता है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।